हाल मैं साकिब साहब तक भी लेके आऊँगा। साकिब साहब, इसी से लिंक्ड एक बहस हो रही थी कि वज़ीर आज़म साहब ने टेक्निकली बड़ा अच्छा भी किया और शायद पीपल्स पार्टी को भी बावर करवाया कि ये नहीं होना चाहिए, ये जो इस्तिस्ना है ये इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। फिर ये हो रहा था कि शायद जो बानी पीटियाँ हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो जाएगा, इस तरह की कुछ बातें हो रही थी। लेकिन जो भी राना साहब भी बात कर रहे हैं, ये बड़ा आसान नहीं होता कि आप रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव क्लॉज डाल दें कि ये पिछलों पे होगा या आज के दिन से नाफिजुल अमल होगा या अगलों के लिए होगा। तो ये काफ़ी आसान नहीं होता अगर आइन में एक लाइन डाल दी जाती। जी, आइन में लाइन डाल दी जाती। इससे पहले यही हुकूमत जो है वो लेजिस्लेशन करती रही है, ख़ास तौर पर जब इनका इलेक्शन वाला मामला आ गया था ट्रिब्यूनल का, तो ट्रिब्यूनल्स वाले में इन्होंने उसमें ये लिखा कि इसका इतलाक माजी से होगा। तो यही हुकूमत ये काम करती रही है, तो अभी भी कर सकती थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वापस लिया, चलें ये अच्छी बात है, उनको ये बात समझ आ गई। लेकिन बात समझ आते आते तकरीबन उनको 18 घंटे लगे। मतलब एक दिन जो है वो तकरीबन 5 बजे उस कमेटी में उन्होंने तरमीम पेश की कि ये तरमीम जो है वो की जाए, तो उसके अगले दिन 12 बजे उन्होंने जो है वो उस पर रद्द अमल दिया कि वज़ीर आज़म साहब ने कि मुझे अभी पता चला है और मैंने उनको कहा है कि वापस ले लें। मेरा जो ख्याल है कि ये जो नून लीग का अंदरूनी डिस्कशन तो हुई होगी और उसके बाद जब प्रेशर आया, तनकीद ज़्यादा हुई, तो उन्होंने वो वापस ले ली। जहाँ तक जो दूसरी आप बात कर रहे हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब की, ये यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने भी जो आई है पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनको फ़ायदा होगा। अब उसमें जो उनके ख़िलाफ़ केसेस जो सदारती इस्तिस्ना था उनके पास, अभी जब तक के वो सदर हैं वैसे ही इस्तिस्ना था, तो उनके ख़िलाफ़ केसेस बने थे 2019, 20, 21 इस दौरान में फ़ेक अकाउंट्स के केसेस, बड़े अरबों के करप्शन के केसेस थे। और जैसे ही वो सदर बने हैं तो उन्होंने यहाँ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दी थी कि वो सदर बने हैं, उनका इस्तिस्ना शुरू हो गया है। तो अब ये है कि इस अमेंडमेंट के बाद उस इस्तिस्ना से वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सिर्फ ये है कि कमेटी में थोड़ी सी बहस में थोड़ी तनकीद, कोई इस किस्म की चीज़ें जब शुरू हो गई तो उन्होंने सिर्फ इतनी चीज़ डाल दी है कि फ़र्ज़ करें कि सदर मुमलिकत जो है आज सदर हैं और 2029 तक जो है वो सदर हैं, और 2029 के बाद 1-2 साल वो रिटायरमेंट जो है वो गुजारना शुरू कर देते हैं। 2031 में वो MNA बन जाते हैं या कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और वो 2 साल के लिए करते हैं, 2031 से 33 तक। तो 33 के बाद जब वो पब्लिक ऑफिस होल्ड ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से उनका इस्तिस्ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि वो फॉर लाइफ ही उनको ये प्रोटेक्शन मिल गई। अब जो उनके केसेस हैं वो केसेस मुझे चलते हुए नज़र नहीं आते। मतलब जो पीपल्स पार्टी है उसने बहरहाल अल्टीमेटली 27वीं आईनी तरमीम में अपने लिए जो रास्ता जो है वो निकाला ही है कि अपने केसेस जो है उन्होंने ख़त्म किसी न किसी तकनीकी सूरत आप ये कह सकते हैं ख़त्म करवा लिए हैं। बाकी जो आईनी तरमीम के हवाले से आप बात कर रहे थे कि एक प्रोसेस जो अब शुरू होगा, जाहिर सी बात है अदलिया में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ होनी है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें रूटीन की जो अपीलें हैं वो जानी है, आइनी मामला सारे वफाकी आइनी अदालत में आने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस में से कौन सा जज चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत बनेगा और कौन कौन से जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएंगे और उनका क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने इनको लगाना है, तो उसमें क्राइटेरिया क्या होगा। अब वफाकी आइनी अदालत के नाम से ही आपको पता चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स यानी कि आइनी मामलात की तशरीह का इशू है। इसमें क्या हुकूमत प्रोसेस में या इनकी तैनाती में उन जजेस को लाएगी कि जिनका माजी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को जिन्होंने रिजॉल्व किया है, क्योंकि आपको पता है कि जो जजेस भी होते हैं कैटेगराइज होते हैं, कोई टैक्स मैटर्स के एक्सपर्ट होते हैं, कोई क्रिमिनल मैटर्स के, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उनमें देखना होगा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और वकला भी ला सकती है 20 साल जिसका एक्सपीरियंस हो। तो इनमें से जो लाने हैं वफाकी आईनी अदालत में वो प्योरली मेरिट पे होंगे, वो उनका पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो देखकर लगाए जाएंगे, या हुकूमत जो है वो अपने मनपसंद के जो जजेस हैं वो लगाएगी। सबसे बड़ी जो अब शफाफियत है वो इसमें हमें जो है वो नजर आएगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो जजेस रह जाएंगे वो फिर जो अपीलें हैं या इस किस्म की जो चीज़ें हैं रूटीन की वो जो है वो सुना करेंगे। बेटा साकिब साहब,
महमूद अचकज़ई साहब जाते हैं मौलाना साहब के पास और मौलाना साहब को गारंटी देते हैं कि जी कि जो हम फैसला करेंगे बानी पीटीआई वो फैसला मानेंगे और उसी तरह से ऑपोजिशन चल रही होगी, क्या मौलाना साहब ये गारंटी मान लेंगे महमूद अचकज़ई साहब की? नहीं, बहुत मुश्किल है ये मामला जो है वो सिर्फ महमूद अचकज़ई साहब की हद तक नहीं है, बल्कि जब तक कि इमरान खान साहब इसकी वहाँ से तौसीक ना करें तब तक मौलाना पीटीआई का आपस में या महमूद खान अचकज़ई मैं समझता हूँ उनका आपस में चलना आसान नहीं होगा। उसकी कुछ वजूहात हैं, अदम एतमाद बहुत ज़्यादा है दोनों तरफ जो है, क्योंकि इससे कबल भी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने असद कैसर और दीगर लोगों को कहा था कि मिलें जाकर। फिर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से खामोशी से कुछ शराइत रखी गई थी जिनको पब्लिक नहीं किया गया था, फिर बाद में कुछ आई भी सामने, और उनको ये कहा गया था कि आप इमरान खान साहब से डिस्कस करें, पार्टी लेवल पे डिसीजन लेके फिर हमारे पास आएँ, फिर हम बैठते हैं, आप भी बताएं आपकी क्या शराइत है, तो उसके बाद हम चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। मौलाना साहब की जमात ये कहती है कि वो शराइत लेकर गए पीटीआई वाले, वापस नहीं आए, तो ये एक जो है वो एक डेडलॉक आ गया। अब जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को इख्तियार तो दिया है इमरान खान साहब ने, लेकिन इमरान खान साहब भी बाज़ औक़ात जो है वो एक जो है वो डिसीजन लेके फिर दूसरा डिसीजन भी बाज़ औक़ात ले जाते हैं। तो इसलिए इनका आपस में आप ये कहें कि कल ही कोई बड़ा आ सकता है, ब्रेक थ्रू हो सकता है, मुझे नहीं लगता ये एक हफ्ते के बाद हो सकता है। हाँ, बात चल सकती है। जो आपने देखा ना लबो लहजा मौलाना की जमात ने भी इनके साथ साथ जो है वो मिल के बाइकाट किया वो प्रोसीडिंग का, तो बात चल सकती है, बात आगे बढ़ सकती है, एक रास्ता जो है वो बना है, बात चल